हेलो फ्रेंड, आज के क्लास में हम लोग फैट या वसा के विषय में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने प्रोटीन को देखा था, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, वसा फैट या इसको लिपिड भी कहा जाता है। और पहली चीज़ हम लोग ये देखेंगे कि ये किससे मिलकर के बने होते हैं, इनका संगठन क्या होता है। तो जिस प्रकार से देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं, उसी प्रकार से वसा भी ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने हुए यौगिक होते हैं। ठीक है, और इनका जनरल फार्मूला जो होता है C57H110O6 होता है। ये इनका सामान्य सूत्र है। जबकि कार्बोहाइड्रेट का देखिए, ग्लूकोज या फ्रक्टोज का C6H12O6। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि वसा में कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो कम होते हैं या अधिक होते हैं या सेम होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन को, और वसा या लिपिड में भी कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में देखिए 6 कार्बन है और यहाँ पर ये 57 कार्बन है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अधिक है इससे। हाइड्रोजन देखिएगा, यहाँ पर 12 है कार्बोहाइड्रेट में और वसा में 110 होता है। तो एक चीज़ हम लोगों को मिला कि वसा में, यहाँ हम लिखेंगे वसा में कार्बन तथा हाइड्रोजन C तथा H कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक होता है, कार्बोहाइड्रेट से अधिक होता है। ठीक है, ये देखिए फार्मूला बहुत ज़्यादा आपको इसके चक्कर में मत पड़िएगा। हमने इसलिए इसको लिख दिया था ताकि आप यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन को कंपेयर कर पाएँ कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि वसा में कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो अधिक होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन की अपेक्षा यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये बहुत कम है। ठीक है, यानी वसा में कार्बन हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन बहुत कम होता है। तो इसलिए वसा का ऑक्सीकरण अधिक होता है। वसा का ऑक्सीकरण अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर कम है। ऑक्सीकरण देखिएगा, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ही ऊर्जा निकलती है। तो जब वसा का ऑक्सीकरण अधिक होगा तो ये ऊर्जा भी अधिक देगी, ऊर्जा अधिक देगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा निकलती थी? 4.2 किलो कैलोरी। लेकिन 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और 1 ग्राम देखिएगा कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। जबकि प्रोटीन में हमने बताया था कि 1 ग्राम प्रोटीन के से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 4.1 यानी कि इस कार्बोहाइड्रेट से भी थोड़ी कम प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जितने भी पोषक तत्व हैं, सारे पोषक तत्वों में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व जो है वसा है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम होता है। ऑक्सीजन के कमी के कारण वसा का ऑक्सीकरण अधिक होता है। ठीक है, वसा का ऑक्सीकरण अधिक होता है और ऊर्जा भी अधिक देता है। ये देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दुगने से भी अधिक ऊर्जा हमको प्रदान कर रहा है। अब देखेंगे अगला चीज़ कि ये किस चीज़ से मिलकर के बने होते हैं।
कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से मिलकर के बने होते हैं। तो देखिएगा कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, बसी अम्ल, फैटिक एसिड, वसी अम्ल होते हैं, और ग्लिसरॉल, ठीक है। बसी अम्ल के 3 अणु, 3 मॉलिक्यूल, 3 अणु, बसी अम्ल के कितने अणु, 3 अणु ग्लिसरॉल के 1 अणु से जब ये मिलते हैं तो बसा का 1 अणु बनता है, 1 मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। ठीक है, हमने कहा कि ये बसा किसके बने होते हैं, ये बसी अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर के बने होते हैं। बसी अम्ल के 3 अणु और ग्लिसरॉल के 1 अणु जब मिलते हैं तो बसा का 1 अणु यानी 1 मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। ये बसी अम्ल देखिएगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ठीक है, COOH जिसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस प्रकार से बसा का निर्माण हुआ। अब देखिएगा, बसा जो होते हैं जल में अघुलनशील होते हैं। जितने भी बसा हैं जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन जो भी कार्बनिक विलायक हैं जैसे बेंजीन है, ईथर है, एल्कोहल है, पेट्रोलियम है, इन सब में ये बसाएं जो होती हैं वो घुलनशील होती हैं। यानी कि कार्बनिक विलायकों में बसा घुलनशील होती है, जल में अघुलनशील होती है। ठीक है, तो ये घुलनशीलता हो गई। अब देखिएगा इसका पाचन कौन करता है। ये देखिएगा डाइजेशन सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए लीवर है, यकृत जिसको कहते हैं लीवर है। लीवर से जुड़ी हुई एक थैली यहाँ पर जुड़ी रहती इस प्रकार से, ऐसे लीवर से, इसको कहते हैं गाल ब्लैडर, पित्ताशय, हिंदी में इसको पित्ताशय कहा जाता है, गाल ब्लैडर। और इस गाल ब्लैडर में पित्त इकट्ठा रहता है। क्या भरा रहता है, पित्त रस भरा रहता है गाल ब्लैडर में। वाइल जूस जिसको कहते हैं, पित्त रस, वाइल जूस होता है। ठीक है, और बसा का पाचन मुख्य रूप से यही पित्ताशय या ये कह लीजिए पित्त रस करता है, वाइल जूस करता है। ठीक है, वाइल जूस देखिएगा ये कहाँ पर इकट्ठा रहता है, गाल ब्लैडर में, या इसी कहते हैं पित्ताशय में। पित्ताशय में पित्त रस रहता है और यही बसा का प्रमुख रूप से पाचन करता है। अगर हम एंजाइमों की बात करते हैं तो देखिएगा बसा को तोड़ने वाला एंजाइम जो होता है वो लाइपेज एंजाइम है। लाइपेज लिपिड को पचाता है। लाइपेज देखिए लिपिड से बना है, ये किसका पाचन करता है, लाइपेज क्या है, एक एंजाइम है। और ये किसका पाचन करता है, बसा या लिपिड का पाचन करता है, बसा का पाचन करता है। ठीक है, लाइपेज एंजाइम बसा का पाचन करता है। अब इसके बाद हम लोग देखें इसका कार्य क्या है। बसा का कार्य में देखिएगा, बसा जो होता है ये भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, इसीलिए इसको सब्जी में और मांस मछली में डाल करके बनाया जाता है। इससे भोजन क्या बनता है, स्वादिष्ट होता है। और दूसरी चीज़ ये कि बसा के कारण शरीर सुंदर और सुडौल होता है। ठीक है, बसा जिसके अंदर नहीं रहेगा उसका स्किन जो होता है वो झुर्री पड़ जाएगी, उसमें चिकनाहट जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और ताप नियंत्रण का भी ये कार्य करता है बसा। आप देखेंगे कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा बसा की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। महिलाओं में बसा की मात्रा पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। इसीलिए देखिएगा महिलाओं को ठंडी कम लगती है और उनका ये पूरा तो हाफ रहता है, पूरा हाफ रहता है और पीछे वाला ये हिस्सा पूरा साफ रहता है। और इसी तरह से ठंडी के मौसम में आप देखेंगे
कि इतना ये पूरा इस तरह से ये खुला और पीछे खुला इस तरह से चलती हैं और उनको ठंडक नहीं लगती है। ठीक है। और देखिएगा वसा का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करना प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जब समाप्त हो जाता है तो वसा टूट टूट करके ऊर्जा प्रदान करती है। वसा क्या होती है? टूटती है, ऊर्जा प्रदान करती है। मान लीजिए वसा भी खत्म हो जाए तब प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन होता है, मांसपेशियां होती हैं, प्रोटीन वो गलने लगता है, यानी शरीर ही गलने लगेगा। तो वसा से देखिएगा हमने कहा कि यह ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जब नहीं रह जाता है शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए तो वसा भी ऊर्जा प्रदान करता है। और जितने भी पोषक तत्व हैं सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व ये वसा या लिपिड ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके कार्य हो गए। ठीक है, अगर शरीर में देखिएगा वसा की अधिकता हो जाए तो क्या होगा? वसा जब अधिक हो जाएगा तो मोटापा हो जाता है, व्यक्ति जो होता है मोटा हो जाता है। ठीक है, मोटा जब हो जाएगा तो ब्लड जो सर्कुलेशन होता है उसकी नलिकाओं में ये फैट जमा हो जाते हैं, और जब फैट जमा हो जाएंगे तो ये मान के चलिए कि पाइप अगर पतला हो गया और पानी का बहाव उतना ही है तो उसको फटने की संभावना अधिक रहती है, तो जिसके कारण हार्ट अटैक होता रहता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए वसा को दो भागों में संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, यानी कि सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट में बांटा गया है। इसमें देखिएगा कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध होते हैं, असंतृप्त वसा में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होते हैं। एक बंध वाले जो होते हैं ये मजबूत होते हैं, क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, और द्विबंध वाले जो होते हैं वो उतने मजबूत नहीं होते हैं। ठीक है, मजबूत होते हैं ये एक बंध वाले, इस नाते इनका गलनांक अधिक होता है। गलनांक जब अधिक होगा और शरीर में ऐसे चीज़ों को अगर हम ग्रहण करेंगे तो उसको गलाने के लिए शरीर को अधिक वर्क करना पड़ता है, इसलिए ये हानिकारक होते हैं। ठीक है, और जंतुओं से प्राप्त वसा जो जंतुओं से प्राप्त होती है जैसे घी, चर्बी, मक्खन, ये सब संतृप्त वसा के उदाहरण होते हैं। लेकिन नारियल देखिएगा ये जंतु नहीं है, ये प्लांट है, पौधा है। ठीक है, नारियल या जो होता है ताड़ का तेल, ठीक है, ताड़ का तेल या नारियल का तेल असंतृप्त आयल का उदाहरण है, क्योंकि ये ठंडी के मौसम में देखेंगे थोड़ा सा ताप कम होता है तो ये जम जाता है। ठीक है, और ये प्लांट है, ये जंतु, ये वाले ये सब जंतु हैं, जंतु से घी। ठीक है, असंतृप्त वसा में हमने कहा कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है, और द्विबंध जो होते हैं ये कमजोर होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक बंध, ये दोनों एक में है तो एक बंध है। ठीक है, ये अलग अलग हो गए तो कमज़ोर हो जाते हैं, तो कमज़ोर हैं तो इनका गलनांक कम है, और इनको अगर हम खाते हैं तो शरीर को उनके पचाने के लिए अधिक वर्क नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये हानिकारक नहीं होते हैं। और वनस्पतियों से प्राप्त जितनी भी वसाएं होती हैं, जो वनस्पतियों से प्राप्त होती हैं, जैसे तिल का तेल, सरसों का तेल, सूर्यमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, ये सब, जैतून हुआ, ये सब किसके उदाहरण हैं? वनस्पतियों से प्राप्त वसा के उदाहरण होते हैं। सोयाबीन देखिएगा, सोयाबीन यह प्रोटीन और वसा दोनों का अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन और वसा दोनों का सबसे अच्छा स्रोत होता है? तो ये सोयाबीन है। लेकिन प्रोटीन और वसा दोनों में अगर इसकी मात्रा देखी जाए तो ये प्रमुख स्रोत जो होता है ये प्रोटीन का ही होता है। ठीक है, लेकिन देखिएगा ये कार्ड लीवर ऑयल, कार्ड जो होती है एक मछली होती है। कार्ड क्या है? कार्ड एक मछली है, उसके लीवर से, यकृत से तेल निकलता है, और यह तेल असंतृप्त आयल का उदाहरण है। कार्ड ये देखिएगा ये वनस्पति नहीं है, इधर वनस्पतियों से प्राप्त वसा की बात हो रही, लेकिन ये कार्ड मछली क्या है? जानवर है, या कह लीजिए एनिमल है, मछली है, फिश है। ठीक है, अब देखिएगा
ये सब वनस्पति तेल है, तिल, सरसों का तेल, सूर्यमुखी का तेल। और वनस्पति तेलों से अगर हमको वनस्पति घी प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए वनस्पति तेल हैं ये। वनस्पति तेलों का में अगर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर देते हैं, कौन, हाइड्रोजन गैस, लेकिन उत्प्रेरक एक रहेगा निकिल। निकिल क्या है, उत्प्रेरक है। टेम्परेचर 150 से लेकर के 170 डिग्री सेल्सियस, तो वनस्पति घी प्राप्त हो जाता है। ये देखिएगा हानिकारक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वनस्पति तेलों का क्वेश्चन आता है कि वनस्पति घी कैसे प्राप्त किया जाता है। तो वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है, वनस्पति घी प्राप्त होता है। इसी को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। निकिल देखिएगा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, Ni है ये, निकिल इसको कहते हैं। निकिल ये उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद कर देते हैं, लेकिन स्वयं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। और इन्हीं से देखिएगा वसाओं से साबुन भी बनता है। वसा में क्या करेंगे, वसा का जल अपघटन करेंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वसा का सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखिएगा C17H35COONA। यहाँ देखिएगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो ये सोडियम का लवण बनेगा, और यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो यहाँ पर Na के जगह पे K रहेगा, ये पोटेशियम का लवण बनेगा। और इसी को क्या बोलते हैं, साबुन या डिटर्जेंट कहते हैं, साबुन। और ग्लिसरॉल अलग हो जाता है, प्लस ग्लिसरॉल बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन देखिए आया है कि साबुनीकरण में साबुन के अतिरिक्त और कौन सा पदार्थ बनता है, ग्लिसरॉल बनता है, क्योंकि अभी हमने बताया है कि वसा में फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल, यानी फैटिक एसिड के 3 अणु और ग्लिसरॉल के 1 अणु जब मिलते हैं तो ये वसा बनता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को, यानी क्या हमने कहा कि जब तेल या वसा का सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन करते हैं तो साबुन या डिटर्जेंट बनता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। और इसमें ग्लिसरॉल क्या है, अलग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कुछ प्रमुख फैक्ट हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है, ये हैदराबाद। और अगला है नेशनल फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका हैदराबाद में ही है, ठीक है। नेशनल फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी हैदराबाद में। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये वसा, फैट या कह लीजिए लिपिड के विषय में चर्चा किया। इसके बाद हम अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।